नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के उत्थान और प्रगति मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि पिछले 9 सालों में हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर एक परियोजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर एक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने सीएम घोषणाओं के तहत लोक निर्माण, भवन एवं सड़क विकास एवं पंचायत, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय विभागों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान वर्ष 2018 में पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने की घोषणा पर देरी होने और संबंधित एक्सीएन के ओर से 3 से अधिक बार निविदा प्रक्रिया का हवाला देकर काम में लापरवाही बरतने के चलते मुख्यमंत्री ने संबंधित एक्सीएन पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि साल 2020 तक की लंबित घोषणाओं को इस वर्ष में ही पूरा करने का काम करें, ताकि आम जनता को इन परियोजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। इसके अलावा साल 2021-22 की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाई जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जाए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। इसके अलावा जो काम अलॉट हो गए हैं उन्हें भी जल्द पूरा करवाया जाए। बैठक के दौरान जिला गुरुग्राम के वजीराबाद में करीब 10 एकड़ में बनाए जाने वाले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गयी। जल्द ही सभी प्रक्रियाएं पूरी करके कार्य का आवंटन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर रखने का आदेश भी दिया। विकास एवं पंचायत विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरपंचों से बातचीत कर उनकी ओर से करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सूची मांगी जाए, ताकि जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतों को ग्रांट देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें विकास कार्यों की मांग भेजनी पड़ेगी। इसीलिए सभी सरपंचों, ग्राम सचिव, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर विस्तार से इस बारे में जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न शहरों में बनाई जाने वाली मल्टी लेवल पार्किंग के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि पार्किंग के लिए एक मानकीकृत डिजाइन तैयार करवाया जाए, जिसे कंसल्टेंट नियुक्त करने, आर्किटेक्चर डिजाइन बनाने से लेकर अनुमति प्राप्त करने तक की प्रक्रिया से छूट मिलेगी और कार्य जल्द हो सकेंगे। साथ ही इस तरह के कार्य नगर निगम को सौंपे जाएं, ताकि वे अपने स्तर पर ही पार्किंग का निर्माण करवा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को जॉब सीकर की बजाय जॉब गिवर बनाने की दिशा में बढ़ते हुए इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नए ठेकेदार तैयार करने के लिए भी कोर्स डिजाइन की जाए। हरियाणा कौशल विकास मिशन या श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तहत इन कोर्सों का परीक्षण दिया जाए
ताकि युवा उद्यमी बन सके। इस संबंध में राज्य स्तर पर भी रूपरेखा तैयार की जाए। साथ ही युवाओं को वित्त प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट का भी परीक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग और बहुतकनीक संस्थाओं से पास आउट होने वाले विद्यार्थियों को कॉन्ट्रैक्ट दी जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक मुख्यमंत्री की ओर से कुल करीब 10,000 से अधिक मुख्यमंत्री घोषणाएं की गई है, जिनमें से 7,000 से अधिक घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं। करीब 1,500 पर काम चल रहा है, जो कि जल्दी पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा करीब 1,200 घोषणाएं लंबित है, जो प्रशासनिक मंजूरी, तकनीकी स्वीकृति विभिन्न स्तर पर है। आज की बैठक में इनमें से 864 घोषणाओं की समीक्षा की गई। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की दिशा में मुख्यमंत्री ने बैठक की। प्रशासनिक सचिवों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अहम बैठक। फरीदाबाद के जलघर में पार्क बनाने पर मुख्यमंत्री का आदेश। घोषणा के बाद भी पर्वतीय कॉलोनियों के कार्यों में देरी होने पर मुख्यमंत्री सख्त। काम में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने एक्सीएन पर कार्रवाई के आदेश दिए। वजीराबाद में बन रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का बदला जाएगा नाम। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर होगा कॉम्प्लेक्स। युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मनोहर सरकार की नेक पहल। इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए नए ठेकेदार तैयार करने को लेकर किए जाएं कोर्स डिजाइन। सीएम घोषणाओं के तहत 7,000 से अधिक परियोजनाएं पूरी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो घोषणाएं भूमि की उपलब्धता, रेलवे मंत्रालय, अंतर विभागीय विषयों के कारण पूरी नहीं हो पा रही, उन पर प्रशासनिक सचिव कड़ा संज्ञान लें और निरंतर बैठक कर प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करवाएं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी निर्देश दिए कि सड़क मार्गों की जिन परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जाना है, ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची बनाकर NHAI के साथ बैठक की जाए, ताकि परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पारदर्शी तरीके से ठेकेदारों को सुविधा के लिए हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी व्यवस्था के विजन को साकार करते हुए ठेकेदारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल की शुरुआत करने के बाद अब ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। राज्य सरकार जल्द ही इंजीनियरिंग कार्यों के लिए ठेकेदारों की ओर से दी जाने वाली बैंक गारंटी को ई बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार करेगी। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार के 3 प्राथमिक इंजीनियरिंग विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभागों की इंजीनियरिंग कार्यों में काम करने के इच्छुक ठेकेदारों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनके समय की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्य अपलोड हो जाने के बाद और प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाने के बाद उनकी तकनीक स्वीकृति प्रदान करने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। अगर 90 दिन से ज्यादा तकनीकी स्वीकृति लंबित रहती है तो संबंधित के विरोध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बैठक के दौरान नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रतिनिधियों की ओर से ई बैंक गारंटी के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। बैठक में बताया गया कि वर्तमान में ठेकेदारों की ओर से दी जाने वाली बैंक गारंटी की प्रक्रिया लंबी है, जिसमें करीब 5 से 6 दिनों का समय लगता है, जबकि ई बैंक गारंटी से ये काम केवल 3 से 4 घंटों में ही पूरा हो सकेगा। इससे ठेकेदारों के साथ साथ सरकारी विभागों को भी सुविधा होगी। बैठक में बताया गया कि कभी कभी विभागों को ये पता नहीं चल पाता है कि किस ठेकेदार की बैंक गारंटी कब समाप्त हो रही और वे सशर्त बैंक गारंटी को इन कैश भी नहीं करवा पाते, जिससे वित्तीय नुकसान भी होता है। ई बैंक गारंटी अपनाने से इस पोर्टल के माध्यम से विभागों को भी अलर्ट जाएगा कि बैंक की गारंटी की अवधि क्या है। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुला, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा में सीएम विंडो लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सीएम विंडो पर दर्ज शिकायतों का समीक्षा खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करते हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसी कड़ी में एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के संपदा अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शुरू की गई सीएम विंडो प्रदेश के लिए वरदान साबित हो रहा है। सीएम विंडो पर प्रतिदिन कई शिकायतें आती हैं, जिसका जल्दी समाधान किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्देश देते हुए कहा है कि काम में लापरवाही बरतने और किसी भी प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर सरकारी अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों पर भी एक्शन होगा। राज्य सरकार की ओर से ये स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें ताकि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में सीएम विंडो पर आई एक शिकायत पर एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के संपदा अधिकारी विजय कुमार को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही सरकार की ओर से बताया गया है कि सीएम विंडो पर सेक्टर 18 डिफेंस रेवाड़ी निवासी सविता को उनके प्लॉट की गलत डिमोक्रेशन की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के संपदा अधिकारी विजय कुमार और कनिष्ठ अभियंता गौरव यादव पर गलत डिमोक्रेशन करने का आरोप लगाया गया था। उक्त शिकायत को आगामी कार्यवाही के लिए मामले में आरोपी अधिकारी विजय कुमार को ही अग्रेषित किया गया, जबकि सरकार के हिदायतों के अनुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारी के विरुद्ध जांच उससे एक पद ऊपर के अधिकारी की ओर से की जानी बनती है, लेकिन इस नियम का यहाँ अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए विजय कुमार और गौरव यादव की ओर से खुद की शिकायत पर कार्रवाई करने के संबंध में उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के बारे में निर्देश भी दिए गए, लेकिन उसके बाद भी इस मामले में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से बताया गया है कि मामले में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रेवाड़ी के संपदा अधिकारी विजय कुमार को जल्द प्रभाव से निलंबित कर दिया है और नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्यवाही रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। सुशासन ही सेवा को आधार मानकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकार की ओर से जनता की शिकायतों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही सीएम विंडो से नागरिक संतुष्ट है। नागरिकों का विश्वास लगातार सरकार पर बढ़ रहा है कि अब उनकी बात सुनने वाली सरकार प्रदेश में है। इसीलिए लगातार सीएम विंडो पर शिकायतों की संख्या भी बढ़ रही है और सीएम विंडो पर प्राप्त लगभग 13 लाख शिकायतों में से 92% से भी अधिक शिकायतों का निपटान किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभरकर सामने आ रहा है, जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए।
हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके, चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है,
जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के विजेता में क्या कुछ। बात अब आज के विजेता की। जैसा कि अब जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना को हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से विजय। विजय, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुमन बेहमनी, जो कि यमुनानगर से जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनिए। हमारे जो बच्चे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको 9th से ही अभी ये सरकार की स्कीम है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा वो कैसे आगे फील्ड में कैसे बहुत बढ़िया चल सकता है। तो उसके लिए भी सरकार ने एक बुनियाद सेंटर शुरू किए हैं। इन सेंटर्स के अंदर, जैसे यमुनानगर के अंदर 6 सेंटर्स हैं, इन सेंटर्स के अंदर हमारे 225 के आसपास पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पढ़ रहे हैं और 9th क्लास से एक पढ़ाई उनकी शुरू हो जाती है। वो स्कूल के अंदर भी पढ़ाई करते हैं और उसके साथ साथ ये सेंटर में जाकर भी इनकी पढ़ाई होती है, जहां ऑनलाइन उनको शिक्षा दी जाती है। और ये बच्चे NTSC और NMMS जो तैयारियां हैं, जिसके द्वारा उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी तैयारी भी करते हैं। और आने वाले समय में यदि उन्हें मेडिकल लाइन में जाना है तो IIT के लिए उनकी तैयारी करवाई जाती है। मेडिकल लाइन में जाने के लिए तैयारी की जाती है, या IAS बनना है बच्चों ने, आगे फ्यूचर के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैसे दिखा सकते हैं उस पढ़ाई के अंदर, तो वो उनको ट्रेनिंग इसके माध्यम से दी जाती है। तो हमारे सेंटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। ऑनलाइन उनके पास पढ़ाई होती है और उनके लिए स्पेशल एक पूरा दिन उनको केयर करने के लिए, उनके अटेंडेंस को मार्क करने के लिए स्पेशल वहाँ टीचर्स भी छोड़े गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है बुनियाद की, जो हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से गवर्नमेंट के या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो पूर्ण रूप से बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में जाकर कोचिंग नहीं ले पाते और भारी भरकम फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये सुविधाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, जिसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद भी करते हैं सरकार का। और हमारे अच्छे रिजल्ट इसकी वजह से और ज़्यादा बेटर रह पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब विशेष कोचिंग लेंगे तो रिजल्ट पर भी उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए राज्य के कितने वर्ष के वृद्धजन आवेदन कर सकते हैं? ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 55 वर्ष। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।